What is thesis statement? What is the structure of thesis statement? Where to put thesis statement and how to write a good thesis statement? एस्पायरेंट, अगर आप भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में रहिए। वेलकम टू CSS एग्जाम प्रिपरेशन एंड फ्रॉम CSS एग्जाम प्रिपरेशन दिस इज योर होस्ट हसन अजीज। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एस्पायरेंट, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? द ब्रीफ क्रक्स एंड समरी ऑफ होल एसे। हमारी जितनी भी एसे होती है ना, उन सब का ये क्या होता है, ये ब्रीफ होता है। ये वन सेंटेंस का एक सेंटेंस होता है जो कि सिर्फ एक ही सेंटेंस का होता है। उसमें हम पूरे एसे के डायरेक्शन को मुतय्यन करते कि हमने अपने एसे को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इस चीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऐसे है जो एफपीसी की रिकमेंडेड ऐसे होती है, वो 3000 वर्ड्स की होती है। अब इन 3000 वर्ड्स को हमने जस्ट 30 वर्ड्स में लिखना है और उन 30 वर्ड्स में हमने पूरे ऐसे को लिखना है। यानी उनका जो क्रक्स है, जो ब्रीफ है, जो हमने डिस्कस करना है आगे ऐसे में, उसको हमने लिखना है और उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। अब चलते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम उसकी स्ट्रक्चर को जान लेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छी तरीके से हम थीसिस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। फार्मूला भी है ये, स्टैंडर्ड भी है ये एक, और स्ट्रक्चर भी है थीसिस स्टेटमेंट का। ये सारी चीजें इस एक पॉइंट के अंदर कवर हो रही है। सबसे पहले है टॉपिक ऑफ एसे। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है या जो फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड है थीसिस स्टेटमेंट का, उसमें सबसे पहले है टॉपिक ऑफ एसे। यानी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हमारा एसे का जो टॉपिक है वो आना चाहिए। सेकंड क्या है? राइटर स्टांस एंड पोजीशन। हमारे थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हमारा जो पोजीशन होता है, हमारा जो स्टांस होता है, हमने किस डायरेक्शन में अपने एसे को लेके जाना है, वो डायरेक्शन उसमें क्लियर होना चाहिए। थर्ड, मेन आइडियाज ऑफ द राइटर। यानी हम क्या है? राइटर है, हम लिख रहे हैं। तो हमारा जो मेन आइडियाज है कि हमने जिस डायरेक्शन में ऐसे को आगे लेके चलना है, उस डायरेक्शन से हमने कुछ आर्गुमेंट्स या अपने कुछ पॉइंट्स उठाने हैं और वो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लिख देनी है। तो ये है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर भी है, ये इसका फार्मूला भी है और ये इसका स्टैंडर्ड भी है। अब इसके तहत मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। उन दो एग्जांपल से मैं आप लोगों को फिर जो टाइप्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट है वो भी मैं समझा दूंगा। अच्छा एस्पायरेंट, अब हम देखते हैं हमारे पास एक ऐसे का टॉपिक है। मान लीजिए कि हमारे पास है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स इन हर्डल्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ऐसे का टॉपिक है। उस टॉपिक को की हमने क्या करनी है? थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। अब उनकी थीसिस स्टेटमेंट हमने किस तरह लिखनी है, दो एग्जांपल में देता हूँ। उस एग्जांपल के साथ आप लोग का माइंड भी क्लियर हो जाएगा और थीसिस स्टेटमेंट के टाइप्स का भी पता चल जाएगा कि बैड थीसिस स्टेटमेंट कौन सी और गुड थीसिस स्टेटमेंट कौन सी है। आइए चलते हैं, आप भी देख लीजिए, हो एनालाइज करें कि कौन सा बेड है और कौन सा गुड है, और फिर कमेंट में बता दीजिएगा कि 1 नंबर वाला गुड है या 2 नंबर वाला गुड है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस व्हिच कैन ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान सोसाइटी बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट रिफॉर्म। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। हम मान लेते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है which can transform पाकिस्तान सोसाइटी by adopting different reform, जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी को बदल सकता है अगर हम कुछ रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर लेके आए। तो अब देखते हैं कि ये हमारा जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, वो इसके अंदर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले हम देखते हैं टॉपिक ऑफ द एसे। टॉपिक ऑफ द एसे इसके अंदर है नहीं है, मिसिंग। कहीं पे भी हमें डेमोक्रेसी, होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये हमें नजर नहीं आए। अगर हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन की वो आ रहा है, तो ये रिफॉर्म्स है। इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन की बात कर रहा है, वे फॉरवर्ड की बात कर रहा है, जो कि हमसे रिक्वायर्ड भी नहीं है। दूसरी चीज की तरफ हम जाते हैं, राइटर स्टांस एंड पोजीशन। हमारा क्या स्टांस है, मतलब हमने इसको किस डायरेक्शन में आके लेके जाना है। तो हमने आगे लेके जाना है, हमने इसके अंदर फिर बताना है ट्रांसफॉर्म, यानी मेजर, वे फॉरवर्ड हमने बताना है, जो कि हमसे मांगी भी नहीं गई है, जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो मतलब राइटर स्टांस भी अनक्लियर्ड है। तीसरी चीज, मेन आइडियाज ऑफ राइटर। मेन आइडियाज ऑफ राइटर, तो इसमें ना कोई हमें पॉइंट नजर आता है और ना ही कोई हमें वो डायरेक्शन नजर आती है। तो
अब दूसरे की तरफ चलते हैं कि दूसरे जो तीसरे स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या है। It is a fact that despite daunting hurdles of democracy in Pakistan, if it is allowed to evolve, there are considerable prospects like increased women participation, increased mass awareness, and smooth transfer of governments through elections, etc. अब इसके अंदर देखते हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक ऑफ द एसे, यहाँ पर देख ले हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और यहाँ पर देख ले ये क्या है हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये हमारा मेन हेडिंग है या नहीं है, इसके अंदर ये है ना, तो मतलब ये टॉपिक ऑफ द भी हमारे उसके अंदर आ गया, तीसरे स्टेटमेंट के अंदर आ गया। सेकंड चीज है राइटर स्टांस एंड पोजीशन। राइटर का स्टांस क्या है, अब राइटर का स्टांस मैंने क्या लेना है, जो हमसे मांगा गया, जो हमसे रिक्वायर्ड है, हमने उसके ऊपर चलना है। अब उसके ऊपर मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इफ इट इज अलाउड टू इवॉल्व, अगर इसे हमने छोड़ दिए इवॉल्व करने के लिए, कुछ मेजर ले लिए, देयर आर कंसीडरेबल प्रोस्पेक्ट्स लाइक, तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मतलब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश हो सकती है, जिस तरह के इंक्रीज्ड वुमेन पार्टिसिपेशन है, इंक्रीज्ड मास अवेयरनेस है, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। अब ये मैंने किया कि ये जो 3 पॉइंट मैंने दे दिए, ये मैंने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर दिया कि मेरा ये स्टांस है, उस स्टांस के मेन आइडियाज को मैंने लिख दिया, फिर स्टांस को भी मैंने लिख दिया। अच्छा अब देख लो यहाँ पर क्या है, इफ इट इज अलाउड टू इवॉल्व देयर आर कंसीडरेबल प्रोस्पेक्ट्स, यानी इससे पता चलता है कि हम होप्स के बारे में बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के होप्स के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यहाँ पर हम हर्डल्स की बात कर रहे हैं। तो हमने अपना स्टांस भी शो कर दिया, अपना पोजीशन भी शो कर दिया कि हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। हम पहले हर्डल्स को डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम होप्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी फ्लरिश हो सकती है। तो अब देख लो इनके अंदर टॉपिक ऑफ द एसी भी है, राइटर स्टांस इन पोजीशन भी है इसके अंदर, और मेन आइडियाज ऑफ द राइटर ये भी इसके अंदर डिस्कस हुई है। अब एस्पायरेंट एक काम आप लोग का भी बनता है, ये कमेंट में आप लोगों ने अभी बताना है कि गुड ऐसे कौन सी है, गुड तीसरी स्टेटमेंट कौन सी है और बेड कौन सी है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, और फिर मैं भी बताऊंगा कि गुड कौन सी वाली है और बेड कौन सी वाली है। अब चलते हैं लोकेशन के ऊपर। एस्पायरेंट सबसे जो मोस्ट कंसर्न होता है ज्यादातर एस्पायरेंट का, वो ये होता है कि हमने तीसरे स्टेटमेंट को कहाँ पर पुट करनी है। हम बहुत सारे एस्पायरेंट और मेंटर्स ये कहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में कर दे, और सॉरी आउटलाइन के स्टार्ट में कर दे, वहां पर तीसरी स्टेटमेंट लिख दे। और बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, इसका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है उसके लास्ट में हम इसको लिख देते हैं। तो एस्पायरेंट, अब मैंने जो रिसर्च की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की और मिशिगन जो यूनिवर्सिटी है उनके पेपर्स को पढ़ा, और फिर जो एफपीसी की जो ज्यादातर रिकमेंडेशन होती है, जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती है, उसमें जब मैंने पढ़ा तो वहां पर मुझे एक चीज नजर आई कि जो लोकेशन होती है तीसरे स्टेटमेंट की, वो होती है एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। हमने तीसरे स्टेटमेंट को कहां पर पुट करना है, एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब देख लो एस्पायरेंट, इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये किया था कि सबसे पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट लिखते हैं पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर, और फिर उसके बाद हम एडिशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं तीसरी स्टेटमेंट। ठीक है। अब ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर हमने किया था इंटरेस्ट बिल्ड किया था। तीसरी स्टेटमेंट सॉरी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्या किया था, जो हमारा एग्जामिनर था उसको हमने एंगेज रखना था, उनको हमने इम्प्रेस करना था, और उसके लिए हमने इंटरेस्ट को जीतने के लिए हमने हुक डाला हुआ था। सेकंड पर आती है एडिशनल स्टेटमेंट।
अब हमने उसका इंटरेस्ट तो बिल्ड किया, फिर उसके बाद हमने उसे अपने आइडियाज के बारे में बताना है कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, और वो हम कहाँ पर लिखते थे, एडिशनल सेंटेंस के अंदर लिखते थे। यहाँ पर हम क्या करते थे, आइडियाज। अब थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट के अंदर फिर हमने ये बताना है कि हमने प्रेजेंट किस तरह करने हैं अपने आइडियाज को, हाउ टू प्रेजेंट द आइडियाज या पॉइंट। हमने अपने आइडियाज और पॉइंट को किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, वो हम कहां पर लिखेंगे, थीसिस स्टेटमेंट पे। तो अगर हम देख ले कि ये हमारे पास क्या है, इंट्रो का पैराग्राफ है, ये हमारे पास क्या है, इंट्रो का पैराग्राफ है। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट बिल्ड किया, फिर अपने आइडियाज बता दिए कि हमारे ये आइडियाज है, और फिर उसके बाद हमने उसे ये भी बता दिया कि हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। तो लॉजिकली भी ये चीज बनती है ना कि अब लॉजिकली अगर हम देख ले कि जो कि कहते हैं बहुत सारे जो एस्पायरेंट भी है और मेंटर्स भी है जो ये कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को हम स्टार्ट में लिखते हैं। अब स्टार्ट में हम किस तरह लिखेंगे, मतलब हम लॉजिकली अगर हम देख ले तो हम किस तरह ये कह सकते हैं कि हम पहले से उसे ये बता दें कि हमने चीज को इस तरह प्रेजेंट करना है। चीजें हमने नहीं बताई है कि हमने क्या प्रेजेंट करना है, बस उसे हमने ये बताना है कि हमने ये चीज इस तरीके से प्रेजेंट करनी है। चीज नहीं बताई है, सिर्फ प्रेजेंट करना बताया है। और फिर उसके बाद हम अपना वो जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद आइडियाज देते हैं, तो ये क्वाइट इरेशनल सी चीज बन जाती है। तो इसलिए मेरी खुद जो रिसर्च है और ज्यादातर जो मेंटर्स है, जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स है और जो पेपर को चेक करते हैं ऐसे का, वो ज्यादातर यही रेफर करते हैं कि आप लोग जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ऐसे के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के लास्ट में डाल दिया करें। अब यहाँ पर एक और चीज भी है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आउटलाइन के अंदर डाल देते हैं, पेपर उनके भी फेल नहीं होता। इस थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर आपका पास या फेल नहीं होता, ये बस जस्ट इंप्रेशन की बात होती है। अब अगर हम देखते हैं कि 3000 की वर्ड्स की एक ऐसे है और इसको हम 30 वर्ड्स में हमने उसको लिखना है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, उसको हम 30 वर्ड्स में लिखते हैं, तो कोई भी बंदा उसको परफेक्टली उसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता 30 वर्ड्स के अंदर, चाहे वो चार्ल्स डिकन ही क्यों ना हो या शेक्सपियर ही क्यों ना आ जाए, वो भी इस तरह परफेक्टली नहीं लिख सकता। और यहाँ पर अगर हम उसको आउटलाइन के अंदर ही थीसिस स्टेटमेंट दे दें और उससे वो एग्जामिनर इम्प्रेस भी ना हो जाए, क्योंकि उतना परफेक्ट तो हम लिख नहीं सकते। जो 3000 वर्ड्स की जो ऐसी होती है उसको हम किस तरीके से 30 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं, मतलब इतना परफेक्ट नहीं लिख सकते। तो जो काम हुक कर सकते हैं, जिस तरीके से हम हुक के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं एग्जामिनर को, उस तरीके से हम थीसिस स्टेटमेंट से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये है और सेफ जोन भी यही है कि हम उसको इंट्रोडक्शन के लास्ट में डाल दें। आई होप आप लोगों का भी ये जो थीसिस स्टेटमेंट है इसकी समझ आ गई होगी, और प्रैक्टिस करने से और भी बेहतर हो जाएगी। जितना आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों की बेहतर होती जाएगी। ये क्राइटेरिया आप लोगों ने हर थीसिस स्टेटमेंट के अंदर पुट करनी है। इसके जरिए अपनी थीसिस स्टेटमेंट को खुद ही इवैल्यूएट करें, किसी भी इवैल्यूएटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले के तहत अपने जो थीसिस स्टेटमेंट है वो खुद इवैल्यूएट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इससे फायदा हो रहा है, बेनिफिट हासिल हो रही है, तो अपने साथ जितने भी और भी स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बढ़ती है पिलाने से। जितना हम लोग ज्यादा पिलाते हैं, मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ और आप लोग उससे मुस्तफीद हो रहे, तो आप लोग को भी फिर फर्ज बनता है कि आप लोग भी और पिलाते रहे, क्योंकि ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। तालीम के ऊपर सबका हक होता है, ये सबको हासिल होनी चाहिए। इसके साथ ही अगले वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।